नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए जो है काफी मददगार साबित होगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जितने भी हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि तथ्यों की बार बार रिवीजन हो और निरंतर अभ्यास के साथ आप सफलता प्राप्त कर सको। आप सभी को पता है सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रेम कथा का प्रेम कथा को आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सहारे प्रबंध लिखने वाले कवि निम्नलिखित में से है। प्रेम कथा को आधार बनाकर जो है सूफी अध्यात्म के सहारे प्रबंध लिखने वाले इनमें से जो कवि है मुल्ला दाऊद, कुतुबुन मंजन या फिर जो है उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। आप सभी को पता है जितने भी हमारे सूफी कवि हुए हैं, सूफी कवियों ने जो है हिंदू घरानों की प्रेम कथाओं को आधार बनाकर जो है घरानों के प्रेम कथा को आधार बनाकर जो है रचनाएं की है। तो ये आप सभी को पता है। और इन्होंने जो है प्रेम कथा को आधार बनाकर सूफी अध्यात्म के सारे प्रबंध काव्य लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं इन सभी कवियों ने प्रेम कथा को आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सहारे प्रबंध काव्यों की रचना इन्होंने की है। सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, लेकिन इनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है। अगर विशेषताएं पूछी जाए तो ध्यान रखना है कि सूफी कवियों में जो है धार्मिक कट्टरता का अभाव देखने को मिला है। मुसलमानों में कट्टरता का भाव देखने को मिला, लेकिन जो धार्मिक कट्टरता का जो है सूफी कवियों में हमें दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। इन कवियों ने सूफी मत के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपना काव्य विषय बनाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है प्रथम सूफी कवि कौन है, या जो अवधी भाषा के प्रथम कवि कौन है, तो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो हिंदी के जो प्रथम सूफी कवि है वे दाऊद है, जिनकी रचना है, क्या नाम है इनकी रचना का? चंदायन। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि जो है किसे माना है? कुतुबन को, जिसने जो है किसकी रचना की है? मृगावती की। मृगावती रचना जो है कुतुबन जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22। उपेंद्र अस्क रचित जो किस प्रकार का एकांकी है? उपेंद्र अस्क जी ने जो है जोक नामक जो रचना लिखी है वो एकांकी है। वो किस प्रकार की एकांकी है? कई बार ये विधा भी पूछ लेते हैं किस विधा की रचना है, तो ध्यान रखना है एकांकी लिखी गई है इनके द्वारा। जोक और सामाजिक व्यंग्य पर ये आधारित है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जोक एक सामाजिक हास्य व्यंग्य पर एकांकी है, जिसमें बिन बुलाए मेहमान से त्रस्त परिवार की व्यथा उकेरी गई है। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा मौका आता है जब हम बिन बुलाए मेहमान से परेशान हो जाते हैं। आतिथ्य करने की हमारी सीमा होती है, किंतु शिष्टाचारवश हम उस व्यक्ति को यह भी नहीं कह पाते कि वह वापस चला जाए। इस पर जो है एक फिल्म भी बनी हुई है, जो कि आप लोगों ने शायद ही देख रखी होगी। अतिथि देवो भव। तो हम अतिथि का सत्कार करते हैं, उसका आदर करते हैं, लेकिन काफी दिनों तक अतिथि घर पर रह जाए तो शिष्टाचार वश हम ये भी नहीं कह सकते कि आप वापस चले जाओ। तो इस प्रकार से है परेशान हो जाते हैं अतिथि। तो ध्यान रखना है। आप सभी के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटी होंगी, तो ये हास्य व्यंग्य संबंधी सामाजिक व्यंग्य से जुड़ा हुआ आपकी एकांकी संबंधी रचना है उपेंद्र नाथ अस्क जी की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। इनमें कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? तो इनमें जो है लियो लोवेंथल, जॉर्ज लुकाच या जार्ज दरिदा या एप्लोलिक टेन, यानी कि टेन महोदय। तो इनमें से हमारा मार्क्सवादी आलोचक है, विचारक है, उसका नाम है जॉर्ज लुकाच। तो देख लेते हैं।
जॉर्ज लुकाच मार्क्सवादी विचारक है और इनका प्रथम अवदान यथार्थवाद की मार्क्सवादी व्याख्या करना है। लुकाच के अनुसार, अगर ये कथन पूछ लिया जाए ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है पाश्चात्य विद्वान जॉर्ज लुकाच के अनुसार जो है मनुष्यता की जो संपूर्ण विरासत के प्रति मार्क्सवाद की गहरी रुचि और संरक्षण की भावना है। तो ये कथन भी पूछा जाए परीक्षा में तो आप आंसर दे सकते हो। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथन है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यता की संपूर्ण विरासत के प्रति मार्क्सवाद की गहरी रुचि और संरक्षण की भावना है। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। निर्मल वर्मा का जो यात्रा संस्मरण है चीड़ों पर चांदनी आधारित है। किस पर आधारित है? चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा जी द्वारा यात्रा संस्मरण। तो आंसर हो जाएगा हमारा यूरोप प्रवास पर। तो यूरोप प्रवास पर उन्होंने चीड़ों पर चांदनी नामक यात्रा संस्मरण लिखा है निर्मल वर्मा जी ने। और निर्मल वर्मा जी का जो इम्पोर्टेंट उपन्यास है वे दिन काफी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। निर्मल वर्मा के जी एक और रचना है वे दिन। तो कई बार जो है परीक्षाओं में हमें देखने को मिली है, पूछ लिया जाता है किसकी रचना है, निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी यूरोप प्रवास पर आधारित है। इनमें वस्तुओं और स्थितियों के अतिरिक्त यूरोपीय देशी की कलात्मक उपलब्धियों का सुंदर आंकलन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? छूत की शिकायत नामक जो रचना है ये एक दलित साहित्यकार हुए हैं हीरा डोम। आपको ध्यान रखना है हीरा डोम की इम्पोर्टेंट रचना है ये। और इसकी रचना का जो प्रकाशन वर्ष है आंसर हो जाएगा हमारा 1914। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी की प्रथम दलित कविता अछूत की शिकायत 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये भी ध्यान रखना है ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। इसके रचयिता हीरा डोम है। यह कविता भोजपुरी बोली में है, भाषा भी ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो आपको बताइए अप्रवासी जीवन से जो संबंध है वो है लाल पसीना। और लाल पसीना नामक जो उपन्यास है वो किसके द्वारा रचित है ये हम देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा हम लाल पसीना नामक जो उपन्यास है ये अभिमन्यु अनंत जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। अभिमन्यु अनंत को जो है मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है तो अभिमन्यु अनंत। लाल पसीना 1967 में लिखा 1977 में लिखा गया इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इस उपन्यास में अप्रवासी भारतीयों के दर्द भरे जीवन का चित्रण किया गया है और गांधीवादी बोले थे। 1984 लाल पसीना की अगली कड़ी है। तो अगर ये पूछ लिया जाए लाल पसीना की अगली कड़ी कौन सी मानी जाती है तो ध्यान रखना है गांधी जी बोले थे। और जो है आंदोलन एक बीघा प्यार, तीसरे किनारे पर, जम गया सूरज, शेफाली नदी बहती रही। एक ही रचना है भाई ये, शेफाली नदी बहती रही। और वह बीच का आदमी, खामोशी के चित्कार, इंसान और मशीन आदि अभिमन्यु अनंत के प्रमुख उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27। स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। आजकल नई नई रचनाएं जो है परीक्षाओं में अधिक पूछी जाती है। तो ध्यान रखना है स्त्रीत्व का मानचित्र जो है अनामिका जी की रचना है। स्त्रीत्व का मानचित्र नारी विमर्श विषयक अनामिका की प्रसिद्ध रचना है। अनामिका हिंदी की कवयित्री है और उन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल, केदार सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 1921 में इनको उनके टोकरी में दिगंत, ये आपको ध्यान रखना है, नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ये पूछ लिया जाता है किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार
अनामिका जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, कब हुआ? तो 1921 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह के लिए दिया गया, जो कि अनामिका जी का एक काव्य संग्रह रहा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? तो आप सभी को पता है, जो भारत दुर्दशा नाटक है भारतेंदु जी का, उन्होंने इसे नाट्य रासक या लास्य रूपक का नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं भारतेंदु जी ने जो है भारत दुर्दशा कब लिखा था? 1880 को। नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है और यह हिंदी पहला मौलिक राजनीतिक नाटक माना जाता है। तो अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा है, तो ध्यान रखना है भारत दुर्दशा भारतेंदु जी द्वारा रचित। इनमें भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण, अंग्रेजी राज्य की परोक्ष निंदा की गई है। तो भारत दुर्दशा नाटक में जो है भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण और अंग्रेजी राज्यों की निंदा की गई है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? इनमें से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? तो ध्यान रखना है कोर्ट मार्शल जो नाटक है, इसमें जातिवाद समस्या हमें देखने को मिलती है। तो देख लेते हैं कोर्ट मार्शल जो नाटक है, ये आप सभी को पता है, ये स्वदेश दीपक जी का चर्चित नाटक है और इनमें जातिवादी समस्या को उठाया गया है। कैप्टन कपूर छोटी जाति के जवान रामचंद्र को घृणापूर्ण व्यवहार द्वारा मानसिक प्रताड़ना देता था और अंततः रामचंद्र उस पर गोली चला देता है। उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है और वह मृत्युदंड स्वीकार कर लेता है। इस नाटक द्वारा यह संदेश दिया गया है कि हमारे देश का हर क्षेत्र, जहां तक रक्षा विभाग, सेना भी जातिवादी मानसिकता का शिकार है। स्वदेश दीपक द्वारा लिखे गए 3 नाटकों का संकलन है कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल और अन्य नाटक, इन नाटकों में शामिल है कोर्ट मार्शल, बाल भगवान और सबसे उदास कविता। तो इनके और अन्य नाटक भी आप यहाँ पर देख सकते हो। स्वदेश दीपक जी के कोर्ट मार्शल के अलावा बाल भगवान और सबसे उदास कविता, ये अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है ये स्वदेश दीपक द्वारा रचित नाटक है। कोर्ट मार्शल से हिंदी के पाठक तो परिचित रहे हैं, लेकिन अन्य नाटक भी दिलचस्प हैं। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में जो है, इनमें भगवती चरण वर्मा जी भी शामिल है, उपेंद्र नाथ अस्क का भी नाम आता है और रमेश्वर शुक्ल अंचल जी का भी नाम आता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा गोपाल गहमरे, जो कि जासूसी उपन्यासकारों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में गोपाल गहमरे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक जासूसी प्रकार के उपन्यासकार रहे हैं। इन्हें हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक भी माना जाता है और ये हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। और इनके प्रमुख उपन्यास है अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश और खूनी कौन, बेगुनाह का खून शेष व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। छायावाद एक अस्पष्टतावाद है जिसमें भाव या रस क्या है, अभी तो इनकी छाया भी नहीं है। तो ये कथन इसके द्वारा कहा गया है। छायावाद के अंतर्गत भाव या रसों को किसने नहीं स्वीकार किया? तो ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सुशील कुमार। हिंदी में छायावाद नामक जो है इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में छायावाद जो है सुशील कुमार जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32। देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद में व्यवस्थित कीजिए। कई बार जो है जितने भी मुख्य साहित्यकार होते हैं उनके रचनाओं को भी क्रमानुसार लगाने का प्रश्न दे दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है
देवकीनंदन खत्री जी के जो यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, चंद्रकांता, वीरेंद्र वीर व नरेंद्र मोहनी, इनको हम सही उत्तर के अनुसार जब हम लगाए तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ए, सॉरी पहले आएगा हमारा चंद्रकांता, फिर उसके बाद आएगा हमारा जो है नरेंद्र मोहनी, फिर आएगा वीरेंद्र वीर उसके पहले नंबर पर, फिर आएगा वही नरेंद्र मोहनी दूसरे नंबर पर, फिर आएगा वीरेंद्र वीर तीसरे नंबर पर, उसके बाद आएगा हमारा फोर्थ नंबर पर जो है चंद्रकांता संतति, इसके बाद आएगा हमारा फिफ्थ नंबर पर जो है भूतनाथ। तो सभी सबसे अंत में हमारा भूतनाथ आएगा। तो इस प्रकार से जो है उपन्यासों को आपको क्रमानुसार जब आप लगाओगे, चंद्रकांता और नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ, इस प्रकार से लगाओगे तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार इनको क्रमानुसार आप देख सकते हो, इनके उपन्यासों को इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार। जैसे कि एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। जैसे कि आप चंद्रकांता का समय देखोगे तो 1888, ये इस प्रकार का उपन्यास है कि बहुत सारे हिंदी भाषियों ने जो विदेशों में जो उपन्यास पढ़ने के जिन्हें उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता था, काफी सारे जो है पाठकों ने इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। जिन्हें हिंदी पढ़ने नहीं आती थी उन्होंने हिंदी सीखी थी। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी किस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी, तो चंद्रकांता उपन्यास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1888 है। कई बार प्रकाशन वर्ष भी पूछ लेते हैं। फिर है हमारा नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, चंद्रकांता संतति 1896, भूतनाथ जो है 1907, और ये इनका अंतिम उपन्यास भी माना जाता है। और ऐसा माना जाता है ये इनका अधूरा उपन्यास रहा है। भूतनाथ जो है इनका एक तरह से हम कहे अधूरा उपन्यास रहा है, और जो है इसे पूरा किया इनके पुत्र किन्होंने, दुर्गा प्रसाद खत्री ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न और यहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार कि जो है ये देवकीनंदन खत्री जी का अधूरा उपन्यास कौन सा रहा है, या फिर किसने पूरा किया, या इनके पुत्र का नाम बताइए। तो आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में। सभी तथ्यों की बार बार रिवीजन और जो है तथ्यों को समझते हुए आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। और एक बात और भाई, आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है। तो काव्य निर्णय किसकी रचना है, कई बार पूछ लिया जाता है भिखारी दास की। और इस रचना में काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है भिखारी दास ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। भिखारी दास ने अपनी काव्य निर्णय रचना में सर्वांग विवेचन किया है, यानी कि काव्य के सभी अंगों का यहाँ पर विवेचन किया गया है। इन्होंने रस भी, छंद भी, अलंकार भी, गुण भी, सभी जितने भी काव्य के अंग है सभी का इन्होंने इस रचना में जो है सर्वांग निरूपण काव्य है, ये सभी अंगों का प्रयोग किया है। इनमें काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, अलंकार, रस, भाव, ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्य, तुक, गुण और दोष आदि का विशद विवेचन है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा में कहा है, बिहारी की जो भाषा है वो चलती होने पर भी साहित्यिक है। ये कथन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल जी का है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है।
भूषण और देव ने शब्दों का व्यवहार किया, बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। तो इस प्रकार से अगर पूरा का पूरा कथन दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, ये पूरा कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के संबंध में कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं। जहाँ कलह तह सुख नाही, कलह सुखन को सूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। उपयुक्त दोहे द्वारा किस कवि ने अतीत कालीन चित्तवृत्तियों का वर्णन किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा नागरीदास। नागरीदास जी का ये प्रसिद्ध दोहा है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, नागरीदास जी के संबंध में कुछ और अन्य तथ्य हम जान लेते हैं। तो देख लेते हैं, नागरीदास का वास्तविक नाम जो है क्या है? सावंत सिंह। ये किशनगढ़ के राजा थे और ग्रह कलह से ऊब कर ही वृंदावन चले गए थे। वहीं विरक्त रह कर वे भक्त रूप में रहने लगे और आगे चलकर नागरीदास नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। तो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि नागरीदास का वास्तविक नाम क्या है, या फिर सावंत सिंह किस कवि का वास्तविक नाम रहा है। तो इस प्रकार से मूल नाम अर्थात जो है वास्तविक नाम या फिर उनके उपनाम, तो ये इससे संबंधित जो है परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। आपको सभी साहित्यकारों के मूल नाम या अर्थात वास्तविक नाम या फिर उनके उपनामों को ध्यान रखना है, उनको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में अवश्य ही 1 प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने केवल कुल 15 ही प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ किया है। नेक्स्ट क्लास में और अधिक प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे। लगभग जो है 50 प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में विद सॉल्यूशन के साथ करेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में अगर इन प्रश्नों में से कोई भी तथ्य पूछा जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी भाई, वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, करते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।